ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। महाराज देवदत्त की सभा में बेड़ियों से जकड़ा हुआ वीरव्रत लाया जाता है। महाराज देवदत्त अपने मंत्रियों सहित यह सोच रहे थे कि छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर इसने हमारी बड़ी सेना को तहस नहस कर दिया, जिस सेना का नेतृत्व इस एक अल्प आयु बालक राजकुमार वीरव्रत ने ही किया है। एक सामान्य नेतृत्व ने हमारे सुदृढ़ नेतृत्व की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसे बंदी बनाने में भी हमारे 2-3 सैनिक मिलकर युद्ध किए, जिसके युद्ध कौशल की चर्चा हमारे पूरे राज्य में हो रही है। और यह युद्ध कुशल कही जाने वाली मेरी सेना के नेतृत्व की थू-थू हो रही है, और वही इस समय मेरे समक्ष बंदी होकर भी अपने दुस्साहस से अपना कद बढ़ाकर हमें शर्मसार कर रहा है। सेनापति ने कहा, हे महाराज, देखिए इसे, ये बंदी होकर भी कितना निडर है। ये अब तक का पहला शत्रु है जिसका वध करने में मेरी तलवारों ने भी संकोच किया है। इसका विलक्षण युद्ध कौशल इस उम्र में आश्चर्यचकित करने वाला है। इसने हमारे कई योद्धाओं को पीछे ढकेल दिया है और कईयों को मौत के घाट, और इसे बालक समझकर जो भी लड़े उन सभी का इसने मान मर्दन किया है। इसकी वीरता का रहस्य जानने योग्य है, इसलिए इसे बंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसके अपराध के अनुरूप इसे दंडित कीजिए। यह राजा धर्मव्रत का छोटा भाई है, जो कि अपने राज्य का युवराज भी है। इसे बहुत मुश्किल से बस में किया गया है। तनिक इसके शरीर की भाषा को पढ़िए, जो अति विचित्र है। इसकी आंखों को देखिए, जिसमें रंच मात्र डर नहीं है। इसका मस्तिष्क जो कमाल का है, जो युद्ध में चौकन्ना होकर एक साथ कई योद्धाओं से लड़ते हुए अपना बचाव कर सकता है, और इसकी छाती युद्ध में वार पर वार झेलने में सक्षम है। इसकी ललाट की लालिमा देखिए, जिस पर बंदी होने का कोई भी चिन्ह नहीं दिखता। ऐसा लगता है मानो इसकी वज्र के समान छाती में दिल ही न हो। निश्चित रूप से युवराज वीरव्रत की विलक्षण प्रतिभा रहस्यवान थी। यद्यपि उसकी तलवार से बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे, बहुत सारे घायल सैनिक उसकी युद्ध क्षमता को अभी भी सराह रहे थे। इतनी कम उम्र में परम वीर होने के कारण ही महाराज देवदत्त की सेना में उसके पौरुष की प्रशंसा हो रही थी। उसके माता की छाती के दूध की ताकत पर सहानुभूति भी दिखाई दे रही थी। ऐसे वीरों का जन्म इस धरती पर जदा कदा हुआ करता है। महाराज देवदत्त उसकी शरीर की भाषा पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने अपने महामंत्री की तरफ रुख किया। तब महामंत्री ने कहा, महाराज, इसकी उद्दंडता का दंड विचारणीय है। बात 2 राज्यों के बीच एक युवराज की है, इसलिए दंड पर विचार करने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। ऐसा इसे मृत्यु से कम दंड क्या दिया जाए, इसलिए इसकी अंतिम इच्छा पर भी गौर किया जाना चाहिए। तब राजा देवदत्त ने कहा कि धूर्त बालक, मृत्यु से पहले तेरी अंतिम इच्छा क्या है? इस पर वीरव्रत ने कहा, युद्ध महाराज, युद्ध, क्योंकि युद्ध से मेरा मन अभी भी भरा नहीं है। मैं आपके योद्धाओं से युद्ध करना चाहता हूँ। अपनी भुजाओं की ताकत अपनी तलवार की धार पर रखकर अपने बंदी होने और मृत्यु को प्राप्त करने का भारी हिसाब चुकाकर ही इस दुनिया से विदा होना चाहता हूँ, और युद्ध करते हुए ही मरना चाहता हूँ। यह सुनकर मन से डरा हुआ देवदत्त हैरान होकर कहा, कल इस पर विचार किया जाएगा। इस तरह से बिना किसी निष्कर्ष के सभा स्थगित की गई और वीरव्रत को कल तक के लिए पुनः कारागार में डाल दिया गया। उसके वीरता की प्रशंसा अपने सैनिकों एवं प्रजा से सुनकर राजकुमारी अभिनंदा और महारानी उसे देखने के लिए उस समय वहां उपस्थित थी। कुमारी अभिनंदा का कुछ ज्यादा ही गंभीर होना, तेजस्वी वीरव्रत की भुजाओं का बल और माथे का तेज देखकर पहली ही नजर में उस पर मुग्ध हो गई थी। कुछ रंगीन सपनों का ताना बाना बुनने लग गई थी। इसी तरह से कुछ विचार महारानी के मन में भी आने लगा था। अपनी पुत्री की विचलित अवस्था को देखकर वो भी इसी तरह का कुछ सोचने लगी थी। इसलिए रानी ने कहा, क्या बात है पुत्री, इतनी चिंतित किस लिए हो? राजकुमारी ने कहा, हे माता,
युवराज वीरव्रत को पिता महाराज कल क्या दंड देंगे? जिसने अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक युद्ध किया है, अब उसकी वीरता, उसका साहस, उसका दोष कैसे हो सकता है? उसे उचित दंड मिलना चाहिए। उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिन सैनिकों ने उसका प्राण लेने की कोशिश की होगी, मारे गए होंगे। उनके वन्य प्रदेश को महाराज पिता ने ही बलपूर्वक अतिक्रमण किया हुआ था। अपने राज्य की अस्मिता के लिए युद्ध करना तो कोई गुनाह नहीं। महारानी ने कहा, पुत्री, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि युवराज जितना सुंदर है, जितना बलशाली तेजस्वी है, क्या उतना ज्ञानवान भी है? निसंदेह वह युद्ध में निपुण है। यदि वह तुम्हारे ही जैसा ज्ञानी होता तो मैं महाराज से उसे दंड नहीं बल्कि अपनी पुत्री के लिए उचित वर होने की अपनी इच्छा प्रकट करती। राजकुमारी ने कहा, माता, मेरे दोनों नेत्रों में उसकी वीरता का लक्षण विद्यमान है। निश्चय ही वह एक बहादुर योद्धा है और जिस तरह से अपनी छोटी सी सेना का नेतृत्व करके हमारी विशाल सेना के सामने अकेले दम पर बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ाए, वह अपने आप में सिद्ध करता है कि वह महाज्ञानी भी है। मैं राजकुमार वीरव्रत से संवाद करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उसकी तर्क क्षमता आजमाना चाहती हूँ, उसकी गंभीरता परखना चाहती हूँ, जो एक महाज्ञानी गुरु का शिष्य भी है। उसी समय महाराज देवदत्त राजकुमारी के कक्ष में यह कहते हुए दखल देते हैं कि मेरी पुत्री क्या आजमा रही है? महारानी ने कहा, है कुछ ऐसा महाराज जिसमें मेरी भी समान रुचि है। फिर महाराज ने कहा, अरे वाह, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें आप दोनों की रुचि से मेरी रुचि भिन्न हो, जिसे आप दोनों चाहें और मैं न चाहूं? महारानी ने कहा, अवश्य महाराज, किंतु थोड़ा इंतजार कीजिए। महाराज देवदत्त ने कहा, किंतु बिना किसी इंतजार के माता एवं पुत्री से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वर्गीय महाराज एतमान का पुत्र जो इस समय हमारा बंदी है, क्या वह राजकुमारी के लिए उचित वर हो सकता है? क्योंकि उसको क्या दंड दिया जाए निश्चित नहीं हो पा रहा है। अन्यथा महामंत्रियों की सलाह है कि उसे बंदी रखकर युद्ध की घोषणा की जाए, क्योंकि उसके अपराध को अन्य कोई दंड बहुत विचार करने के बाद भी संतुष्टात्मक नहीं सिद्ध हो रहा है। अब या तो वो संबंधी बने, नहीं तो युद्ध करें। महारानी ने कहा, महाराज, यही बात तो हम थोड़ा इंतजार करने के बाद आपसे कहने वाली थी, जो आपसे सुनकर परम संतुष्ट हुई हूँ। किंतु राजकुमारी वीरव्रत को परखना चाहती है, जिसकी कि वो अधिकारी भी है। निसंदेह वीरव्रत सुंदर है, मनमोहक है और साहसी भी, युद्ध में निपुण भी है। फिर भी वर चयन में और भी कई बातें महत्व रखती हैं। राजकुमारी के सपनों के राजकुमार में और कौन कौन सी भी विशेषताएं हैं? महाराज ने कहा, महारानी, कई कड़ियों के आपसी मिलान को ही विवाह कहते हैं। उसी में से यह तो विवाह की एक अनोखी कड़ी है, जो वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ करती है, जिसकी कि अपने आप में एक गजब की विचित्रता है। मैं राजकुमारी से सहमत हूँ। अब राजकुमार वीरव्रत को कारागार से निकालकर विश्रामालय में सम्मान सहित स्थान दे दिया गया। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वीरव्रत पर उसे विचलित करने के लिए कई व्यंग कसे और अपने अति तीक्ष्ण तार्किक वाणी रूपी बाणों से प्रहार करके उसे बेदम करने का हर संभव प्रयास किया। किंतु स्वस्थ वीरव्रत ने बड़ी चतुराई से काटकर कुछ एक दो अपनी बाणी का बाण चलाया तो निरुत्तर हुई राजकुमारी, जो कुमार वीरव्रत की कायल पहले से ही थी, घायल हो गई। तीर बराबर राजकुमारी के ठीक दिल में ही लगा, जिसका बचाव उनका दिमाग नहीं कर सका। और फिर जो हालत हुई कि उसका वर्णन करना प्रेम प्रसंगित है। जब सामाजिक लोक लिहाज बचाने के लिए सहेलियां मर्यादित रेखा के बीच बचाव में खड़ी हो गईं और प्रेम के पागलपन की हालत में राजकुमारी को वहां से लेकर राजमहल में आईं। उधर गुप्तचरों ने समाचार जो गुरुदेव को दिया था, वह किसी को विश्वसनीय नहीं लग रहा था। संशय का बादल रह रहकर बेसुरा अभी भी, यानी कुछ अमंगल समाचारों की सुगबुगाहट लेकर
डरावना बना हुआ था राज्यसभा में, किंतु परंतु के सिवाय अन्य कोई वाक्य स्पष्ट अब तक नहीं था। चिंता तो बीतते हुए समय के साथ गहराती जा रही थी और उसी समय ओम